हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग प्रमुख रूप से बोर्ड परीक्षा के लिए 70 प्रश्न 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके केमिस्ट्री के इसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया जो दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का अम्ल क्षार और लवण, इसी से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100% है बच्चों, यहाँ से आपको 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जैसा पहला प्रश्न आपका 2022 में पूछा हुआ है, उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी आपका 2022 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है, जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी यानी कि क्वेश्चन बैंक से, और जो प्रश्न आपको आने की संभावना है उन प्रश्नों को भी यहाँ पर मैं संकलन किया हूँ, यहाँ पर जमा किया हूँ। ठीक है, तो सारे प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। जो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है आपका, बैटरी का अम्ल है, यानी कि जो बैटरी अम्ल के नाम से जाना जाता है तो किस अम्ल को? सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3 या फिर सांद्र HCl या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल है बच्चों, बैटरी अम्ल के नाम से जाना जाता है सांद्र H2SO4 को, क्योंकि इसी का उपयोग बैटरी पानी के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सांद्र H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोला जाता है और इसको गंधक अम्ल भी बोला जाता है। एक बार पूछ लिया गया था बच्चों कि गंधक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को सिंपल आंसर कर देना है कि गंधक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक अम्ल बोलते हैं बच्चों वैसे अम्ल जो क्या करते हैं, जो काफ़ी खतरनाक होते हैं, काफ़ी जो है डेंजरस होते हैं, उसको छूने से क्या हो सकती है, नुकसान हो सकता है और काफ़ी विषैले होते हैं। तो यहाँ पर संक्षारक अम्ल जो होंगे वो सारे परबल अम्ल होंगे, जो भी परबल अम्ल होंगे वो सारे संक्षारक अम्ल होंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में कौन कौन है? मैथोनिक अम्ल ये नहीं होगा बच्चों, क्यों? क्योंकि ये आपका परबल अम्ल नहीं है, दुर्बल अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल ये आपका परबल अम्ल है। एथोनिक अम्ल ये आपका परबल नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये परबल अम्ल है, तो ये आपका क्या हो गया, संक्षारक अम्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2022 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है, ऊपर वाला प्रश्न भी 2022 में आया था। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन अम्ल है, यानी कि अम्लीय यौगिक है। CuO, H2SO4, NaOH या फिर आपका CaOH का होल 2। तो यहाँ पर सिंपल से बी प्रश्न, बी ऑप्शन में दिया हुआ है बच्चों H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा ए ऑप्शन में दिया हुआ है CuO, Cu यानी कि कॉपर। कॉपर एक धातु है और धातु किसके साथ है बच्चों? ऑक्सीजन के साथ है। तो जब भी धातु ऑक्सीजन के साथ होंगे तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। अच्छा, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है NaOH, तो NaOH क्या होगा बच्चों? तो NaOH यहाँ पर क्षारीय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें OH है, जिसमें भी OH ग्रुप होगा वो आपका क्षारीय होगा। उसी प्रकार से डी में देखिएगा तो CaOH का होल 2, तो OH ग्रुप है तो ये भी क्षारीय होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अम्ल। अगला प्रश्न है, सिरिका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरिका, तो सिरिका में आप लोग को मालूम होगा बच्चों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरिका में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है आपका राइट? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी बात कर लूँ एसिटिक अम्ल का आयुपिक नेम क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल का आयुपिक नेम होता है बच्चों एथेनोइक अम्ल। हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं तो सारे चैप्टर का यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे इन सारे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो यहाँ पर आयुपिक नेम क्या होता है एसिटिक अम्ल का? एथेनोइक अम्ल। अगर सूत्र पूछ लिया जाता है तो सूत्र कितना होता है? इसका सूत्र होता है बच्चों एसिटिक अम्ल का CH3COOH। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? तो इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया था? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपका अमाशय में पाया जाता है। उसके बाद गंधक अम्ल, गंधक अम्ल अभी मैंने आपको बताया था, गंधक अम्ल किसका नाम है? H2SO4 का ही दूसरा नाम है गंधक अम्ल। क्यों? क्योंकि सल्फर को गंधक भी बोला जाता है, इसलिए ये आपका गंधक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 5वें नंबर का प्रश्न है बच्चों, आपको बताना है इसका आंसर कि 5वें नंबर का प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अभी मैंने ऊपर में बताया आप लोगों को, चींटी के डंक में आपको बताना है कौन सा अम्ल, मैथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल। तो सिंपल है बच्चों, चींटी के डंक में पूछा जाए या फिर मधुमक्खी का डंक पूछा जाए या फिर बिच्छू या फिर सांप या फिर नेटल पौधे का डंक पूछा जाए, तो इन सारे का सारा एक ही आंसर होगा बच्चों, वो मैथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया था इनके डंक में? मैथेनोइक अम्ल पाया था। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है मैथेनोइक अम्ल सही हो जाएगा। इसका साधारण नाम क्या है? तो इसका साधारण नाम है बच्चों फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है, तो कभी आपको ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल दे देगा या फिर कभी मैथेनोइक अम्ल दे देगा, लेकिन ज्यादातर मैथेनोइक अम्ल ही दिया जाता है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य ऑप्शनों की बात कर लिया जाए तो सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू में, संतरा में, कच्चे आम में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। उसी प्रकार से टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो
आम में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारा चीज़ यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं बच्चों हम लोग फास्ट में, और 70 प्रश्न, सारे प्रश्न का आप लोग रिवीजन करेंगे तो 100% आपका बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन आपका आसानी से बोर्ड परीक्षा में सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत नज़दीक है आप लोगों का बोर्ड परीक्षा बच्चों, बहुत ही काफ़ी निकट है, तो इसलिए अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी कि जो दही होता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी से आप लोग बताइए। टार्टरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो दही में पाया जाता है बच्चों आपका लैक्टिक अम्ल, यानी कि दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, या फिर दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अन्य ऑप्शनों की बात की जाए तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में। इमली में कौन सा अम्ल बच्चों, टार्टरिक अम्ल। उसी प्रकार से फॉर्मिक अम्ल अभी बता दिए ऊपर में। एसिटिक अम्ल ये आपका सिरिका में पाया जाता है। ठीक है, 2022 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए बच्चों 2022 का हम लोगों ने अब तक 3 से 4 प्रश्न देख लिया, तो यहाँ पर हर साल आपका कम से कम एक चैप्टर से 2 से 3 प्रश्न पूछ लिया था बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है 7वें नंबर का, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है और जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। यानी कि जब भी मधुमक्खी काटता है किसी बच्चे को या किसी भी मनुष्य को, तो वहां पर क्या करता है बच्चों, वो एक अम्ल को छोड़ देता है उसके शरीर पर, और जिसके कारण से उसके शरीर में दर्द होने लगता है और जलन होने लगता है। तो ये किस कारण से होता है, मैथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल। तो अभी मैंने ऊपर में बताया था बच्चों, चींटी का डंक हो, मधुमक्खी का डंक हो, या फिर सांप हो, या फिर बिच्छू हो, या फिर नेटल पौधे का डंक हो, सब में क्या पाया जाता है आपका, मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है, यानी कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अन्य ऑप्शनों की बात किया जाए तो बी ऑप्शन में दिया हुआ एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल सिट्रिक एसिड, सॉरी बच्चों एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल को बोला जाता है आपका एथेनोइक अम्ल, जो किसमें पाया जाता है, तो आपका सिरिका में पाया जाता है। उसी प्रकार से सिट्रिक अम्ल अभी बता दिए, ऑक्सैलिक अम्ल भी बता दिए, आपका टमाटर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है जो 2021 और 2022 दो बार लगातार पूछा गया प्रश्न है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा दीजिएगा, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है आपका कि चूना, बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना आपको बताना है, CaOH का होल 2, CaO, CaCO3 या फिर कैल्शियम। तो प्रमुख रूप से जो बुझा हुआ चूना होता है बच्चों, देखिए चूना दो प्रकार का होता है बच्चों, एक होता है आपका बुझा हुआ चूना और एक होता हुआ अनबुझा हुआ चूना। अब यहाँ पर समझ लीजिए बुझा हुआ चूना किसको बोलेंगे, और अगर इसमें लगा दिए अन, तो अनबुझा हुआ चूना किसको बोलेंगे। देखिए बच्चों, जब हम लोग चूना खरीद करके लाते हैं मार्केट से घर को रंग करने के लिए, है ना, कलर खरीद करके लाते हैं ना चूना, तो वहाँ पर प्रमुख रूप से क्या करते हैं हम लोग, मार्केट से बोरी में लेके आते हैं या फिर बड़ा सा थैली में लेके आते हैं। तो वो कैसा रहता है, सूखा रहता है। तो जब सूखा हो यानी कि पाउडर के रूप में हो, तो उसको बोलते हैं अनबुझा हुआ चूना, यानी कि उनमें पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो जब सूखा पाउडर के रूप में होता है तो उसको बोलते हैं अनबुझा हुआ चूना। और इसका सूत्र क्या होता है, तो अनबुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन बच्चों जब क्या कर देते हैं हम लोग, प्रमुख रूप से जब इस पे पानी मिला देते हैं, क्या करते हैं, अनबुझा हुआ चूने में पानी डाल देते हैं, तो ये अनबुझा हुआ चूना बन जाता है बुझा हुआ चूना। कैसा चूना बन जाता है, बुझा हुआ चूना। और इसका सूत्र होता है CaOH का होल 2। तो यहाँ पर आपको पूछा हुआ है बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaOH का होल 2। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर ले इसके बारे में, मैंने बता दिया CaO यानी कि बुझा हुआ चूना हो गया। और CaO को बच्चों आपका कलई चूना भी बुलाता है। क्या बुलाता है, कलई चूना, यानी कि इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कलई करने के लिए किया जाता है, यानी कि रोगन के लिए किया जाता है ना। उसके बाद बात करें, सी ऑप्शन में दिया हुआ है CaCO3। तो CaCO3 होता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चूना पत्थर बोला जाता है, इसको मार्बल भी बोला जाता है, इसको प्रमुख रूप से संगमरमर बोला जाता है, इसी को फिर खड़िया भी बोला जाता है, और इसी को आपका चाक भी इसी का नाम है बच्चों। ठीक है, तो कुछ भी आपको पूछेगा तो आपको सीधा सीधा बता देना है CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो गया। अगला है आपका ऑप्शन में दिया हुआ है Ca। तो Ca क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या कितनी है बच्चों, 20 होती है। कैल्शियम का परमाणु संख्या आपको पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। अगर आप लोग को परमाणु संख्या से संबंधित कोई क्वेश्चन होगा तो बच्चों 100% आपका अगर आएगा प्रश्न तो सीधा सीधा आ सकता है आपको, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का 8 होता है। सोडियम का पूछा हुआ है, सोडियम का 11 होता है। कैल्शियम का पूछा हुआ है, तो कैल्शियम का मैंने बता दिया आपको 20 होता है। उसके बाद आयरन का भी पूछा हुआ है एक बार, तो आयरन का होता है 26। एक बार सल्फर का पूछा हुआ है, तो सल्फर का होता है बच्चों आपका, यानी कि गंधक जिसको बोलते हैं, तो गंधक 16, इसका होता है 16। ठीक है, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और है बच्चों क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17। ये सारे तत्व है, इसके परमाणु संख्या को आप लोग को 100% याद रखना है। अपना नोट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, इससे एक प्रश्न आपको 100% ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा बच्चों। आप लिख लीजिए अपना कॉपी में, 100% मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 9वें नंबर का,
निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? आपको बताना है क्षारीय ऑक्साइड। अच्छा, क्षार किसको बोलते हैं बच्चों? तो क्षार बोलते हैं वह पदार्थ जो क्या हो, स्वाद में कड़वा हो और जिसमें क्या हो, OH पाया जाता हो। क्या पाया जाता हो? OH पाया जाता हो। लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन में OH तो है नहीं। हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, हम लोग जानते हैं प्रमुख रूप से क्षार प्रमुख रूप से यदि कोई धातु हो और उस धातु के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ हो, क्या हो, ऑक्सीजन लगा हुआ हो, तो वो क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि कोई धातु हो और उसके साथ अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो प्रमुख रूप से वो क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। तो आइए ऑप्शन में ढूंढते हैं हम लोग धातु। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन में, कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो हम लोग जानते हैं बच्चों सल्फर जो है आपका अधातु है, इसलिए ये आपका क्षारीय नहीं होगा। यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2। तो NO2 में नाइट्रोजन क्या है बच्चों आपका, N जो है नाइट्रोजन, ये भी आपका अधातु है, तो ये भी नहीं होगा आपका। तो ऑप्शन ए खत्म हो गया, ऑप्शन बी आपका खत्म हो गया। उसके पास आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो फॉस्फोरस में जो है बच्चों प्रमुख रूप से फॉस्फोरस, इसको हम लोग जानते हैं ये भी आपका अधातु है जो काफ़ी ज्वलनशील होता है। जो आपका फॉस्फोरस होता है बच्चों, इस ये भी क्या होता है बच्चों, काफ़ी ज्वलनशील होता है। और माचिस की तीली में इसी का प्रयोग किया था, किसका, फॉस्फोरस का। पटाखे जो बनते हैं बच्चों उसमें भी फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है। आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो सोडियम क्या है, आपका धातु है। और जब सोडियम एक धातु हो गया तो मैंने आपको बताया यदि धातु के साथ ऑक्सीजन हो तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 9वें नंबर प्रश्न का, डी ऑप्शन हो जाएगा Na2O। ये कौन सा प्रकृति का होगा बच्चों, क्षारीय प्रकृति का होगा। और बाकी जो तीनों ऑप्शन था आपका ऊपर का, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये तीनों का तीनों ऑप्शन आपका क्या है, अम्लीय प्रकृति का है, अम्लीय जो है गुण वाला है। क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है, अधातु है। और अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय गुण वाले होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये 2021 का प्रश्न था। यहाँ से कोई भी प्रश्न अगर आपको आगे बोर्ड परीक्षा में बनेगा तो 100% आसानी से आंसर कर सकेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं 10वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, VVI लगा दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए बच्चों। ये प्रश्न आपका 100% आने की संभावना है। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि कौन सा इसमें से विलयन है जिसका प्रयोग हम लोग घरों को रंग करने के लिए, यानी कि घरों की दीवारों को सफेदी करने के लिए करते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो प्रमुख रूप से बच्चों मैंने ऊपर में बताया था दीवारों की सफेदी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रमुख रूप से बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बुझा हुआ चूना। और अनबुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं, CaO को। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से इसमें पानी मिला देते हैं। जब CaO में पानी मिला देते हैं तो बन जाता है CaOH का होल 2। और इसी का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, घरों की दीवारों को सफेदी करने के लिए करते हैं। और जब ये सफेदी करने के लिए करते हैं बच्चों तो 2-3 दिन के बाद घरों के दीवारों में महत्वपूर्ण रूप से बहुत ही अच्छी तरह से चमक आ जाती है। और वो चमक का कारण होता है CaCO3 का निर्माण, यानी कि उसमें किसका निर्माण हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। कहीं पर भी आपको डाउट आ रहा है बच्चों समझने में तो आप लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के कमेंट का 100% जो है आंसर देने का प्रयास करूंगा, सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। प्रश्न संख्या 11 है आपका, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये अभिक्रिया करेगा किसके साथ बच्चों, तो अभिक्रिया करेगा जिंक के साथ, यानी कि आपका जस्ता के साथ। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या बनेगा, यानी कि कौन सा उत्पाद का निर्माण होगा, तो यहाँ पर उत्पाद बनेगा बच्चों सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, निर्माण होगा। तो यहाँ पर हो गया Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट और बन जाएगा इसके साथ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा तो Na2ZnO2 कहाँ पर है बच्चों, तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है Na2ZnO2 और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 11वें नंबर प्रश्न का। देखिए बच्चों ये प्रश्न आपका 2013 में पूछा हुआ है, 10 साल से नहीं आया है, हो सकता है कि यह प्रश्न आपका दोहरा जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH ये किस प्रकृति का है, किस गुण वाला है, अम्लीय गुण वाला, क्षारीय गुण वाला, लवण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कोई भी यौगिक हो और उसमें यदि OH हो जाए, हाइड्रोक्साइड आ जाए तो प्रमुख रूप से वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अम्ल के लिए क्या है बच्चों, अम्ल के
साथ अम्ल के यौगिक में हाइड्रोजन रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। देखिए बच्चों, ये आपका चैप्टर है अम्ल और भस्म, और इससे कम हम लोगों ने 6 प्रश्न अब तक देख लिया 2022 में पूछा हुआ। किसमें पूछा हुआ है? 2022 में। अगर नहीं मानते हैं तो आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर ये 70 प्रश्न आप लोग सॉल्यूशन कर लेंगे तो 4 प्रश्न हम आपको लिख करके देते हैं, यहाँ से आपको 100% आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन 4 प्रश्न आपका एक सेटिंग में आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट सेटिंग में 4 प्रश्न में पूछेगा और सेकंड सेटिंग में 4 प्रश्न पूछेगा। यानी कि कोई भी सेटिंग में आपका एग्जाम होगा उसमें आपको 4 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। तो प्रश्न है आपका, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। यानी कि जब जो है भस्म किस में घुल जाए? जल में घुल जाए, पानी में घुल जाए, तो उसको क्या कहेंगे? अम्ल, क्षार, लवण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा फंडा है बच्चों, जब भी भस्म को आप पानी में मिलाएंगे, जल में मिलाएंगे, तो वहां पर निर्माण होगा क्षार का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी कि जब पाउडर के रूप में होगा बच्चों तो उसको बोलते हैं भस्म, और जब उसमें पानी मिला देते हैं तो वो बन जाता है क्षार। ये 2022 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है 14वें नंबर का, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। यानी कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो दोनों की अभिक्रिया से किस पदार्थ का, किस उत्पाद का निर्माण होता है? परबल क्षार, परबल अम्ल, लवण, या फिर क्षार। तो जब भी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा बच्चों तो वहां पर निर्माण होगा लवण का। किसका? उदासीन पदार्थ का, जिसका पीएच मान कितना होगा? तो पीएच मान होगा 7। ध्यान रखिएगा बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को पीएच मान से एक प्रश्न आपको 100% बोर्ड परीक्षा में मिलने वाला है। तो आपको पीएच मान से पूछा जाता है बार बार कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल एक उदासीन विलयन है जिसका पीएच मान 7 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होगा। अम्ल का मान, उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 5.6 से कम। उसके बाद पूछा जाता है आपको NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है, इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है आपका 14। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लों का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोग को अगर ये प्रश्न आएगा अम्ल का पीएच मान, तो आपको बताना है 7 से कम। 7 से कम यदि होगा पीएच मान तो वो हमेशा अम्ल होगा, और यदि 7 से ज़्यादा हो गया पीएच मान तो वो हमेशा क्षार होगा, और एग्जैक्ट 7 के बराबर हो जाएगा तो वो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। तो यहाँ पर आपको पीएच मान से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछेगा बच्चों तो आसानी से आप लोग बता देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आपको मिल भी गया यहाँ पर सीधा सीधा। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन एक अम्ल है? 2021 में प्रश्न पूछा हुआ है कि इस चारों ऑप्शन में से आपको बताना है चारों में से कौन एक अम्ल है। सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन नाइट्रेट, यानी जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम एक धातु है, और मैंने बताया जब भी धातु के साथ ऑक्सीजन होगा वो 100% आपका क्षारीय प्रकृति का होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका नहीं होगा। बी ऑप्शन में दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और मैंने बताया जब भी हाइड्रो ऑक्साइड आएगा तो वो भी आपका क्षारीय प्रकृति का होगा। तो बी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। सी ऑप्शन में है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में कॉपर आपका क्या है बच्चों? धातु है, और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। लेकिन राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो है HNO3, जिसका नाम क्या है बच्चों? इसको कहते हैं हम लोग नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड, HNO3। इसका प्रयोग बच्चों प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल जो है बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक का काम करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है या फिर प्रबल ऑक्सीकारक है। तो आपको सीधा सीधा ऑप्शन कर देना है, सीधा नाइट्रिक अम्ल वाले ऑप्शन में टिक कर देना है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग अम्लराज के निर्माण में किया जाता है। अम्लराज यानी कि सोना और प्लेटिनम जैसे धातु को पिघलाने के लिए किया जाता है। अम्लराज में प्रमुख रूप से HCl और HNO3 रहता है, जिसमें उन दोनों का अनुपात 3:1 होता है। अगला प्रश्न है 17वें नंबर का, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर बनाते हैं। यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलता है तो किस पदार्थ का, किस उत्पाद का निर्माण करता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हो गया जल H2O, और इसके साथ कौन हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। यहाँ पर मिलेगा तो 100% है अम्ल का निर्माण होगा। कौन सा अम्ल का निर्माण होगा? तो यहाँ पर है आपका कार्बन, तो कार्बनिक अम्ल का निर्माण होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? कार्बनिक अम्ल। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 18वें नंबर का, जो 2021 में प्रश्न पूछा हुआ है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं।
ये चीज मैंने ऊपर में ही बता दिया बच्चों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि अवधातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। तो जब भी अवधातु के साथ ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन आएगा तो वहां पर निर्माण होगा प्रमुख रूप से अम्लीय प्रकृति वाला ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड होगा बच्चों? अम्लीय प्रकृति। और जब धातु आ जाएगा तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति वाले होंगे। तो यहाँ पर 18वें नंबर प्रश्न के अनुसार कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, अम्लीय प्रकृति का। अवधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि, यानी कि आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एसिटिक जो अम्ल है, सबसे पहले समझ लीजिए एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो आपको मैं बता दूं, एसिटिक अम्ल जो है प्रमुख रूप से सिलिका में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का आयोपिक नेम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का आयोपिक नेम होता है बच्चों एथेनोइक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CH3COOH। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको, ये एक दुर्बल अम्ल है। अब दुर्बल अम्ल क्यों है? और इसका 4 ऑप्शन में कारण दिया है। क्योंकि इसका जलीय विलयन अम्ल है, यह पूर्णतः आयनित होता है, यह आंशिक रूप से आयनित होता है, या फिर इसमें बॉन्ड COOH समूह होता है। आपको पूछा जा रहा है कि दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल कब होगा बच्चों? जब यह पूर्ण रूप से आयनित नहीं होगा, यानी कि आयन प्रदान नहीं करेगा। तो यहाँ पर आंशिक रूप से आयनित होता है, इसलिए ये आपका दुर्बल अम्ल होता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वें नंबर का। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? यानी कि जब जिंक और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं गंधक अम्ल या फिर बैटरी अम्ल, इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो कौन सा गैस निकलेगा? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी धातु की अभिक्रिया अम्लों के साथ होती है तो वहां पर निकलता है हाइड्रोजन गैस। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा सी ऑप्शन, जो 2020 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है? यानी कि बच्चों लिटमस, तो सबसे पहले मैं बता दूं लिटमस होता क्या है। लिटमस बच्चों ये आपका एक सूचक है, जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं? लिटमस की सहायता से प्रमुख रूप से हम लोग अम्ल और क्षार वाले विलयन की हम लोग जांच कर पाते हैं कि कौन सा विलयन क्षारीय है और कौन सा विलयन अम्लीय है। प्रमुख रूप से लिटमस को लाइकेन नाम का एक पौधा है बच्चों, उसी से निकल आता है। और वो लाइकेन पौधा किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो थाइलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है, जो आप लोगों ने 9th क्लास में जीवों का वर्गीकरण में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो ध्यान रखिएगा खाली कि लिटमस जो है प्रमुख रूप से लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है, जो आपका थाइलोफाइटा वर्ग का एक पौधा है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, जब इसको निकाला जाता है तो उस समय इसका रंग कैसा होता है? तो उस समय इसका रंग होता है बच्चों बैगनी, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिटमस विलयन बैगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है। देखिए प्रश्न 2013 में पूछ लिया गया, अभी मैंने ऊपर में बताया। तो लिटमस को किस पौधे से निकाला जाता है? लाइकेन नामक पौधा से निकाला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछ लेगा कि लाइकेन कौन सा वर्ग का समूह का पौधा है, तो आपको बताना है थाइलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आता है। कौन सा वर्ग? थाइलोफाइटा। अगला प्रश्न है आपका, एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है, यानी कि जो शब्द एसिड है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? एसिडस, अल्कली, सावर, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रमुख रूप से जो एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है बच्चों, वो एसिडस से हुई है। किससे हुई है? एसिडस। और कैसी भाषा है? लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सावर, यानी कि खट्टा। क्या होता है बच्चों? खट्टा। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, यानी कि जो अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसका जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का, उदासीन प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय अमोनियम क्लोराइड का जो प्रकृति होता है बच्चों विलयन का, वो होता है क्षारीय। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? यानी कि जो लौंग का तेल होता है ये किस प्रकार का सूचक है? तो मैंने आपको सूचक में बताया बच्चों, सूचक क्या होते हैं? तो सूचक के द्वारा से हम लोग अम्ल और क्षारीय प्रकृति वाले विलयन की जांच कर पाते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, उसके बाद फिर होता है आर्टिफिशियल यानी कि आपका कृत्रिम सूचक, उसके बाद होता है आपका संश्लेषित सूचक। तो उस गंधीय सूचक भी होता है एक इसमें से। तो प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आता है आपका हल्दी, लाल पत्ता गोभी, पिटूनिया और लिटमस, ये प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आते हैं। लौंग का तेल और प्याज ये प्रमुख रूप से गंधीय सूचक के अंतर्गत आते हैं। कौन सा सूचक? गंधीय सूचक। लेकिन लौंग और तेल जो होते हैं बच्चों, ये कैसे होते हैं?
प्रमुख रूप से ये भी प्राकृतिक रूप से हमको मिलता है। तो ये कौन से सूचक के अंतर्गत आ जाएंगे? प्राकृतिक सूचक आएंगे बच्चों, ए ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है गंभीर, यहाँ पर गंभीर नहीं होगा बच्चों, सी ऑप्शन में हो जाएगा गंधीय। तो अगर आपको ऑप्शन में रहेगा गंधीय सूचक तो आपको गंधीय सूचक में मार देना है, जब गंधीय सूचक नहीं रहेगा तो आपको प्राकृतिक सूचक में मार देना है ऑप्शन में, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान कितना होगा? तो मैंने बता दिया बच्चों, जब अम्ल होगा तो अम्ल होता है प्रमुख रूप से खट्टा, और ये क्या करता है? ये करता है नीले लिटमस पत्र को लाल। जब नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वो होता है अम्ल, और जब लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो होता है क्षारीय। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा? तो यानी कि अम्ल होगा, और अम्ल का पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। अब चारों ऑप्शन में जो भी 7 से कम है उसमें मार दीजिए। ये है 10 तो नहीं होगा, ये 7 ये भी नहीं होगा, 9 ये भी नहीं होगा, 2 ये 7 से कम है, तो 100% ए ऑप्शन का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। 2018 में 2021 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान जल्दी से बताइए, मैंने ऊपर में एक बार बोल दिया इसका मान। तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है बच्चों 5.6 से कम। कितना? 5.6 से कम। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो 5.6, बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 5.6 से कम। सही से ध्यान रखिएगा बच्चों, कहीं पर ऑप्शन में देगा 5.6 से कम और देगा 5.6 से अधिक, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर थोड़ा सा हड़बड़ी में क्या कर देते हैं, 5.6 से ज़्यादा वाले ऑप्शन में मार के आ जाते हैं, जो गलत हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5.6 से कम, यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? यानी कि कौन से गैस के कारण प्रमुख रूप से अम्लीय वर्षा होती है? इसमें से कौन सा गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन। तो प्रमुख रूप से बच्चों यहाँ पर जो है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये क्या है? यही प्रमुख रूप से अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जब वायुमंडल में रहता है तो जब भी वर्षा होती है तो वर्षा का जल यानी कि जो H2O जल होता है ये अभिक्रिया करता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, और अभिक्रिया करके बना लेता है सल्फ्यूरस अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरस अम्ल, जिसके कारण क्या होती है? वर्षा जल का पीएच मान घट जाता है और वो पानी कैसा लगता है बच्चों? विषैला हो जाता है। और जब वो जल अम्लीय वर्षा का जल नदियों में चली जाती है तो मछलियों को, नदियों में रह रहे जीवधारी जंतुओं को क्या करती है? प्रमुख रूप से हानि पहुंचाती है। अगला प्रश्न है आपका, अम्ल का जलीय विलयन सुचालक होता है। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, चुंबक का सुचालक होता है, ए और बी दोनों, इनमें से सभी। तो जब भी अम्ल का जलीय विलयन लेंगे बच्चों तो वो हमेशा विद्युत का सुचालक होगा, चाहे अम्ल का जलीय विलयन हो या फिर क्षार का जलीय विलयन हो, हमेशा जलीय विलयन होगा तभी विद्युत का सुचालक होगा बच्चों, क्योंकि बिना जलीय विलयन के ये सुचालक नहीं हो सकता। जब भी अम्ल पाउडर के रूप में होगा तो उस समय ये विद्युत का संचालन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसमें आयन की उपस्थिति नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका, टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट ये अम्लीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों प्रमुख रूप से टूथपेस्ट जो होता है, हम लोग मंजन का जो प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? हम लोग दांतों की सफाई के लिए, मुंह की सफाई के लिए करते हैं। तो मुंह में क्या करते हैं बच्चों? हम लोग खाना जो खाते हैं उसमें अम्ल उत्पन्न हो जाता है, और वो अम्ल हमारे दांतों में बैठ जाता है, जिससे हमारा दांत क्या होने लगता है बच्चों? क्षय होने लगता है। तो उस अम्ल को हटाने के लिए हम लोग मंजन का प्रयोग करते हैं, टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, जो क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, जो उस अम्ल को उदासीन कर देता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 2020 का यह प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2 साल से नहीं पूछा हुआ है, हो सकता है ये प्रश्न आ जाए। 2016 में पूछा हुआ है, 17 में पूछा हुआ है, 20 में पूछा हुआ है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, क्या होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान? 7, 7 से कम, 7 से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रमुख रूप से हम आपको बता दें बच्चों, 3 चीज़ होती है, एक होता है अम्ल, एक होता है उदासीन, और एक होता है क्षार। तो देखिए, जब यहाँ पर उदासीन होगा तो वो हो जाएगा 7, उसका पीएच मान कितना होगा? 7। और जब 7 से कम होगा तो वो हो जाएगा अम्ल, और जब 7 से ज़्यादा होगा पीएच मान, वो हो जाएगा क्षार। समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमको पूछ रहा है अम्लीय विलयन, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हमारे शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? यानी कि जो हमारा शरीर होता है बच्चों, ये कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है? 6 से 6.8, 7 से 7.8, 2.1 से 3.8,
5.1 से 5.8। तो प्रमुख से पीएच जो होता है बच्चों हमारे शरीर का वो होता है 7 से 7.8, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उदासीन से लेकर के थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति होती है, क्योंकि ब्लड का जो होता है ब्लड यानी कि जो खून होता है बच्चों हमारा, ये खून हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच होगा। तो जब भी कोई विलयन लाल लिटमस को क्या कर दे, नीला कर दे, तो हम अभी बताए ऊपर में कि लाल नीला को लाल करेगा तो वो होगा अम्ल, और जब लाल को नीला करेगा तो वो होगा क्षार। तो यहाँ पर आपका क्षार हो जाएगा, और क्षार का पीएच मान कितना होता है 7 से अधिक। तो यहाँ पर 7 से अधिक कौन होगा, तो 10 7 से अधिक है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 2012 और 2013 दो बार लगातार ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन परबल अम्ल है। आपको बताना है इन चारों में से परबल अम्ल कौन है। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इनमें से सभी। तो यहाँ पर तीनों का तीनों अम्ल परबल अम्ल है, इसलिए सी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इनमें से सभी। यह प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, यानी कि जब भी कोई उदासीन विलयन होगा उसका पीएच मान कितना होगा, 5, 7, 14 या फिर 0। तो यहाँ पर हमने बताया आपको उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा पीएच का मान ऐसा है जो क्षारीय विलयन को दर्शाएगा। ये प्रश्न 2013 और 2022 दो बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पर 2, तो हम लोग जानते हैं 2 क्या है बच्चों, अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगा। 7 ये उदासीन प्रकृति को दर्शाएगा। 6 7 से कम है, ये भी अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगा। लेकिन 13 जो है 7 से अधिक है, इसलिए ये क्षारीय प्रकृति को दर्शाएगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने जल में प्रवाहित किया जाता है तो यह दूधिया हो जाता है, और अत्यधिक गैस प्रवाहित करने पर यह कैसा हो जाता है, यानी कि किस रंग का हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, चूने का जो पानी होता है, चूने का जो जल होता है, उसका सूत्र होता है CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो जब इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, यानी कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया कराते हैं, तो किसका निर्माण होता है बच्चों, सफेद, यहाँ पर कलर बोलता है कि दूधिया कलर का हो जाता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा दे देंगे, हम लोग बहुत ही ज़्यादा दे देंगे, तो यहाँ पर इसका रंग जो है कैसा हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा, बहुत ही पूरा का पूरा सफ़ेद हो जाएगा। तो श्वेत कहाँ पर दिया हुआ बच्चों, यहाँ पर श्वेत यहाँ पर नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, यानी कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये कौन सी गैस है, किस प्रकृति का गैस है, अम्लीय प्रकृति, भस्मीय प्रकृति, लवण का, या फिर इनमें अनिश्चित। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एक अवधातु है, और अवधातु के ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अम्लीय प्रकृति, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, यानी कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है इसका पीएच मान कितना होता है। ये प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। अब सोचिए बच्चों, कितने प्रश्न हम लोगों ने 2022 का देख लिया, तो काफ़ी हम लोगों ने इस चैप्टर का प्रश्न मतलब कि काफ़ी आपका ये है बच्चों वेट है, इससे इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 4 से 5 प्रश्न आप लोग अपने पॉकेट में रख लीजिए, यहाँ से पूछना ही पूछना है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले बता दूं मैं बच्चों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एक बार सूत्र पूछा गया है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH का होल 2, MgOH का होल 2। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकृति का होता है, तो ये प्रकृति होती है क्षारीय प्रकृति का। अच्छा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बच्चों आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरे पेट में जो है क्या हो गया है, जलन होता है, गैस बन गया है, इसके लिए कोई दवाई दे दीजिए। तो वो दवाई देता है बच्चों आपको एसिलोक या फिर अन्य कोई गैस का टेबलेट दे देते हैं, और वो बोलते हैं कि खाली पेट खाना है, खाली पेट खाना है। तो प्रमुख रूप से जो एसिलोक होते हैं या कोई भी गैस का टेबलेट देते हैं, तो वो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पाया जाता है, जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जो आपके पेट में उपस्थित अम्ल को, गैस को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ से, और ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा हुआ है। अब हमको पता चला कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है MgOH का होल 2, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। जब क्षारीय प्रकृति का होगा तो हम लोग जानते हैं बच्चों, क्षारीय प्रकृति के पीएच का मान 7 से अधिक होता है। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है 4, ये नहीं होगा।
3 ये भी नहीं होगा, 7 ये भी नहीं होगा, लेकिन डी ऑप्शन में दिया हुआ है 10.5 जो आपका 7 से अधिक है। तो 7 से अधिक है मतलब कि ये आपका क्षारीय प्रकृति का है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने ऊपर में बताया। अपच, अपच मतलब बोलते हैं बच्चों जब भोजन का हमारा पेट में सही से पाचन नहीं होता है, और जब सही से पाचन नहीं होगा तो वहां पर पेट में बनता है गैस, और गैस जो बनेगा वो प्रमुख रूप से बनेगा बच्चों CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और CO2 तो C कैसा है बच्चों? कार्बन, कार्बन क्या है? अधातु, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का होगा तो हमारे पेट में क्या निर्माण हो गया? अम्ल, और उस अम्ल को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? अम्ल के विपरीत कोई पदार्थ खाएंगे, यानी कि क्षारीय प्रकृति वाला कोई पदार्थ खाएंगे तो वो हमारा अम्ल क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, और हमारा पेट में जो जलन और दर्द हो रहा था वो हमसे क्या हो जाएगा बच्चों? समाप्त हो जाएगा। तो प्रमुख रूप से हम लोग यहाँ पर एसिड के विपरीत कोई पदार्थ खाएंगे जिसको बोलते हैं एंटासिड, यानी कि एसिड हमारा पेट में बन गया तो एसिड को समाप्त करने के लिए क्या खाएंगे? इसके एंटी खाएंगे ना, इसके विपरीत कोई पदार्थ खाएंगे, इसके जो है अगेंस्ट में कोई पदार्थ खाएंगे जिसको बोलते हैं एंटासिड। ठीक है, एंटी प्लस एसिड एंटासिड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो डी, सी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है एंटासिड, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये प्रश्न आपका पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नहीं दर्शा पाए हम लोग बच्चों, लेकिन ये प्रश्न आपका 2 से 3 बार पूछा हुआ है। ठीक है, हाल ही में पूछा था, आप लोग को सेंटर परीक्षा में भी पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है 41वें नंबर प्रश्न, H2SO4 है, यानी कि जो आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये कौन सा अम्ल है? खनिज अम्ल, कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, H2SO4 में अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो इसमें कार्बन है ही नहीं कहीं पर। जब कार्बन नहीं है तो ये कार्बनिक अम्ल नहीं होगा। अच्छा, जब कार्बन नहीं है तो अल्कोहल भी नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहल के निर्माण में कार्बन वहाँ पर 100% मौजूद होना चाहिए। तो अब यहाँ पर बचा खनिज अम्ल। तो प्रमुख रूप से जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसको खनिजों से प्राप्त किया जाता है बच्चों, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि खनिज अम्ल। अगला प्रश्न है, जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है तब विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है? यानी कि जब भी क्या होगा बच्चों, विलयन का पीएच मान क्या हो? घटता हो। मान लो 7 है और 7 से घट करके क्या हो? 3 हो गया। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण है वो क्या होगा? बढ़ेगा या फिर घटेगा? तो ध्यान रखिएगा, जब पीएच मान घटता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है। ये सीधा सीधा विपरीत समानुपाती बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती जिसको बोलते हैं हम लोग। जब पीएच मान बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण घटेगा, जब पीएच मान घटेगा हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बढ़ेगा। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब पीएच मान घटता है तो आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रण बढ़ती है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45वें नंबर का, इमली में कौन सा अम्ल होता है? यानी जो आप लोग इमली जिसको देखते ही आप लोगों के जीभ में पानी आ जाता है बच्चों, तो उसमें उसको खाने से जो आपका उसमें खट्टा लगता है ना, इमली तो काफ़ी खट्टे होते हैं, आपको पता चलता है आपको जीभ में। तो यहाँ पर आपको जो खट्टापन जो महसूस होता है वो किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टापन महसूस होता है? सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल? तो प्रमुख रूप से बच्चों उसमें उपस्थित रहता है टार्ट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल किसमें उपस्थित रहते हैं? तो सिट्रिक अम्ल रहते हैं नींबू और संतरा में। किसमें? नींबू और संतरा में। और उसके बाद एसिटिक अम्ल आपका सिरिका में, ऑक्सैलिक अम्ल आपका टमाटर में। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में भास्मिक लवण कौन है? आपको बताना है बच्चों, भास्मिक लवण PbOHNO3 या फिर KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड या फिर NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए बच्चों, आपको पूछा है भास्मिक लवण। जब भी भस्म की बात आए तो उस यौगिक में OH की उपस्थिति जरूरी है। अब इस चारों में ऑप्शन में जहां पर OH है उस ऑप्शन को टिक कर दीजिए। तो ऑप्शन ए में देखिए आप लोग को मिलेगा PbOH का हो OHNO3, तो यहाँ पर आपको OH दिखा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं आप लोगों को यहाँ पर 4 से 5 सूत्र बता देता हूँ जो 100% आपको आना ही आना है केमिस्ट्री से। सबसे पहले बता देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर जिसको बोलते हैं संगमरमर या फिर मार्बल या फिर इसको बोलते हैं चाक, तो CaCO3 इसका सूत्र होता है। ठीक है, ये प्रश्न आपको 100% आने की संभावना है। उसके बाद आपको पूछा जाता है बच्चों चीनी का सूत्र, तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद पूछा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3। उसके बाद पूछा जाता है बच्चों
बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का होता है CaOH का होल 2। उसके बाद पूछा था बच्चों अनबुझा हुआ चूना, तो अनबुझा हुआ चूना का होता है CaO। ठीक है, नोट डाउन करते चलिए एक एक करके, मैं नाम सब भी बोलते जा रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। आगे है अगला इंपॉर्टेंट आपका सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलते हैं पॉप। क्या बोलते हैं? पॉप। इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 हाफ H2O, जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। हाफ को बोलते हैं बच्चों अर्ध। उसके बाद है आपका जिप्सम। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O, यानी कि इसको बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला में, यानी कि रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। उसके बाद पूछा जाता है आपको धोवन सोडा। धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, जिसको बोलते हैं बच्चों, जिसको हम लोग केमिकल नाम यानी कि रासायनिक नाम में बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 10 को बोलते हैं डेका। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट सूत्र है बच्चों आपका ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपका केमिकल फॉर्मूला थे, जो आपको बार बार पूछा जाता है। तो ये सारे आप लोग आई थिंक नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं प्रश्न को। प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पॉप। तो पॉप का सूत्र होता है बच्चों आपका कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हाफ हाइड्रेट यानी कि हाफ H2O। अब ऑप्शन देख लीजिए, हाफ H2O किस में दिया हुआ है? तो हाफ H2O दिया हुआ है आपका बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 2021 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है 2019 और 2020 दो बार लगातार पूछा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन है धोबिया सोडा यानी जिसको बोलते हैं धोवन सोडा। अभी मैंने बताया आप लोगों को धोवन सोडा, तो धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ सारे प्रश्न आपको मिल रहे हैं। ऊपर में दिया हुआ है NaCO3 जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, नीचे में है CaOH का होल 2 जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन लवण है? आपको चारों ऑप्शन में बताना है लवण कौन है इसमें से। तो ए ऑप्शन में है HCl यानी कि जो आपका अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा ऑप्शन में है NaOH यानी कि जो आपका क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन में दिया हुआ है पोटेशियम सल्फेट K2SO4। तो यहाँ पर K2SO4 क्या हो जाएगा आपका? लवण हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? लवण। क्यों? क्योंकि इसमें धातु और अधातु के क्या है? सल्फेट है बच्चों प्रमुख रूप से। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या हुआ है? अम्ल और क्षार का अभिक्रिया हुआ है, और अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से पोटेशियम सल्फेट का निर्माण हुआ है, जो आप किस प्रकृति का है? लवण की प्रकृति का है। 2015 और 2020 5 साल के अंतराल में यह प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है ऐसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे। तो ये हम लोगों ने ऊपर में भी ये प्रश्न देख लिया। तो जब भी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो वो होगा क्षारीय प्रकृति का। तो क्षारीय यानी कि भस्मीय प्रकृति, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस रासायनिक यौगिक यानी कि किसी रासायनिक यौगिक को जब गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, यानी कि कौन सा रासायनिक यौगिक है जिसको आप गर्म करेंगे, हीट देंगे, ताप देंगे, तो वहां पर प्रमुख रूप से पॉप का निर्माण होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। विरंजक चूर्ण, जिप्सम, या फिर चूना पत्थर, या फिर कच्चा चूना। तो प्रमुख रूप से बच्चों जब हम लोग क्या करेंगे, जिप्सम को हम लोग गलाएंगे, उसमें प्रमुख रूप से उसको हीट देंगे, ताप देंगे। आप लोग बताइएगा कितना डिग्री सेल्सियस तक जब जिप्सम को गर्म किया जाता है, तब जाकर के ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पॉप का निर्माण होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस से मैं आपको बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो भी डॉक्टर लोग होते हैं इसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को सही स्थान पर बैठाने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति के निर्माण में, मूर्तियों का साँचा बनाने के लिए किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट हो गया। अगला प्रश्न है 2017 में पूछा हुआ है खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए बच्चों मैंने ऊपर पर बता दिया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सूत्र है ये सब, तो ये सारा आप लोग को नोट डाउन करके रखना है। तो जो खड़िया होता है बच्चों इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं चाक, इसी को बोलते हैं संगमरमर, इसी को बोलते हैं चूना पत्थर। तो CaCO3 यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। रासायनिक सूत्र आपको बताना है, केमिकल फॉर्मूला बताना है। देखिए बच्चों प्रश्न मिल गया आपको, 2015 और 2017 में पूछा हुआ है। तो संगमरमर जो होता है इसका सूत्र होता है CaCO3, अभी मैंने ऊपर में बताया।
खाली नाम बदल दे रहा है बार बार। इसलिए बोर्ड परीक्षा आप लोग को क्या करते हैं बच्चों, आपका माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करने चाहते हैं कि बच्चा जो है किताब से कुछ अलग पढ़ के आया है, सिर्फ सिर्फ किताब को रट करके आया है। तो रटने का प्रयास नहीं कीजिए बच्चों, सीधा दिमाग में माइंड में रख करके जाइए। 100% आपको बिहार टॉपर या फिर बोर्ड टॉपर या फिर ब्लॉक टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। प्रश्न है NaCl सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड एक क्या है, भस्म, अम्ल, लवण या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर तो इससे हलवा प्रश्न अब तक कोई प्रश्न नहीं था बच्चों, क्योंकि साधारण नमक जो होता है हम लोग खाते हैं यह उदासीन प्रकृति का होता है। क्या नमक कहीं पर रखते हैं तो क्या उड़ जाता है क्या, या किसी के साथ अभिक्रिया कर लेती है सीधा, नहीं ना। तो प्रमुख रूप से ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बताना है। CuSO4 7H2O, यानी कि कॉपर सल्फेट 7 को बोलते हैं बच्चों हेप्टाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट टेट्राहाइड्रेट या फिर कॉपर सल्फेट डेकाहाइड्रेट। तो यहाँ पर इसका सूत्र होता है बच्चों कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो सी ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 2015 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है बच्चों चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, चीनी जो होता है शुगर, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अभी मैंने ऊपर में 10 सूत्र कम से कम लिखाया था आप लोगों को, सारा का सारा सूत्र से एक एक प्रश्न आप लोग को बाजाबता मिल रहा है। तो आप लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो अभी कृपया करके थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए और जाकर के उन सारे सूत्रों को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। 2 प्रश्न आपको बच्चों मिल जाएगा 100%। तो चीनी का सूत्र मैंने आपको ऊपर में बताया था C12H22O11। तो सी ऑप्शन में आपका राइट हो जाएगा बच्चों चीनी का सूत्र। अगला प्रश्न है 59वें नंबर का। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ये सारा मटेरियल लाने के लिए PDF बनाना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है दिलो जान लगा करके। तो आप लोग का कुछ नहीं है बच्चों, सिर्फ आप लोग को वीडियो देखना है और इसमें लाइक कर देना है, और चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त यार भाई बंधु को क्या कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। कहीं पर भी किसी प्रकार की डाउट है, किसी प्रकार की समस्या है तो सीधा सीधा आप लोगों को क्या कर देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। प्रश्न है निम्नांकित में या फिर निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय देखिए बच्चों, एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। सजातीय मतलब कि एक समान एक ही जात का, उसको बोलते हैं सजातीय, और विजातीय बोलते हैं अलग अलग जात का, तो उसको बोलते हैं विजातीय, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें से कौन विजातीय है, यानी कि अलग जात का है। तो देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। 2014 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये तीनों एक ही जात का है, क्योंकि तीनों का सूत्र एक ही होता है। क्या होता है सूत्र, CaCO3। लेकिन बात किया जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक अलग जात का है और इसका सूत्र होता है CaSO4 ½ है ना। अभी ऊपर में बताया था ½ तो यहाँ पर ये एक अलग हो गया, लेकिन तीनों ऊपर का सेम था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये एक अलग जात का है, ये विजातीय यौगिक है। अगला प्रश्न है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। यानी कि जब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेंगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये टूटेगा और टूट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, NaOH का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कलोड़ क्षार अभिक्रिया, कलोड़ अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं बच्चों कलोड़ क्षार अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की और इससे निर्माण क्या कराया, तो NaOH और दूसरा पदार्थ बनेगा इसमें क्लोरीन। तो दो पदार्थ का निर्माण होने के कारण इसको बोलते हैं कलोड़, यहाँ पर क्लोरीन से ले लेते हैं कलोड़, और क्षार, यहाँ पर NaOH क्या है, क्षार, तो कलोड़ क्षार अभिक्रिया। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 2014 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट है, देखिए 2022, 2014, 2013 3 बार ये प्रश्न पूछा हुआ है आपको। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा आपको बताना है बच्चों। आपको मैंने ऊपर में बता दिया था, सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों को लिखा दिया था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर मैंने बताया था बेकिंग सोडा जो होता है ये होता है NaHCO3, जिसको बोलते हैं रासायनिक नाम जिसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कौन सा ऑप्शन में NaCO3 है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इससे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या पूछा जाता है कि पाव रोटी या फिर जो भी लिट्टी चोखा बनाने वाले होटल में जो भी लोग रहते हैं वो प्रमुख रूप से जो है चीज़ों को फुलाने के लिए, उसमें जो है प्रमुख रूप से थोड़ा सा स्पंजी बनाने के लिए कौन सा जो है प्रमुख रूप से पदार्थ का उपयोग करते हैं, कौन सा यौगिक का, कौन सा कंपाउंड का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का, यानी कि इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। या फिर रसोई घरों में प्रमुख रूप से भोजन को जल्दी से जल्दी तैयार करने में लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 का। अगला प्रश्न है
अमोनिया सोडा विधि द्वारा निम्नलिखित में से किसे बनाया जाता है। यानी कि अमोनिया सोडा विधि जो होता है इसके द्वारा किसका निर्माण होता है, NaOH का, Na2CO3 का, NaSCO3 का, या फिर बी और सी दोनों। तो प्रमुख रूप से बच्चों अमोनिया सोडा विधि जो होता है इसके द्वारा किसका निर्माण होता है, एक होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, और एक होता है Na2CO3। ये दोनों पदार्थ का निर्माण इसी विधि द्वारा होता है। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है 63वें नंबर का, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। कौन सा केमिकल जो है पदार्थ है, सब्सटेंस है जिसका उपयोग हॉस्पिटल में यानी कि सर्जरी हॉस्पिटल में प्रमुख रूप से हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। 2022 में प्रश्न पूछा हुआ है और मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चों, पॉप यानी जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी का प्रयोग किया जाता है प्रमुख रूप से हड्डियों को जोड़ने के लिए। कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है, जल में अस्थायी खारापन दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। आपको चारों ऑप्शन में बताना है कि जल में खारापन हो, यदि साल्टी नमक हो तो उससे उस खारापन को दूर करना हो तो उसमें कौन सा पदार्थ का उपयोग करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो प्रमुख रूप से वहां पर यूज करते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस का पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। आपको बताना है इन चारों में से सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी का बताना है, दूध, आंसू, पसीना या फिर पित्त। देखिए बच्चों, पित्त जो होता है ये क्या है आपका प्रमुख रूप से पसीना, आंसू और दूध, ये तीनों का तीनों में प्रमुख रूप से आपका अम्ल पाया जाता है, और अम्ल पाया जाता है तो इसका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। लेकिन पित्त जो होता है बच्चों ये काफ़ी कड़वा होता है, ये काफ़ी जो है प्रमुख रूप से कड़वा होता है, तो यहाँ बीटर होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बच्चों, पित्त। ठीक है। अगला प्रश्न है 66वें नंबर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पॉप, पॉप का रासायनिक नाम क्या है। केमिकल आपको नाम पूछ रहा है इसका, पॉप का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका ए ऑप्शन में दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट, बी ऑप्शन में दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, या फिर कैल्शियम क्लोराइड, या फिर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था इसका सूत्र कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। अब हाफ हाइड्रेट की जगह हाफ को क्या बोला जाता है, हाफ को बोला जाता है बच्चों अर्धहाइड्रेट, हिंदी में बोलते हैं अर्धहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, जो चूना पत्थर होता है इसका रासायनिक नाम क्या होगा। तो इसका सूत्र पहले जान लीजिए, इसका सूत्र होता है CaCO3। इसका सूत्र जब CaCO3 हो गया तो यहाँ पर यह हो गया कैल्शियम और यह हो गया कार्बोनेट, तो इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पर है, तो कैल्शियम कार्बोनेट सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही से ऑप्शन सबको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। ए ऑप्शन में दिया हुआ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कहीं इस पर टिक करके आ जाइएगा और वह आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए सारा ऑप्शन को ध्यानपूर्वक थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पढ़ने की आवश्यकता है, अन्यथा आप लोग वहाँ पर जो है प्रमुख से गलत करने की, त्रुटि होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, और ये आपका इसके बाद 2 ही प्रश्न बचा हुआ है बच्चों, लास्ट हमारा सेशन समाप्त होने वाला है। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान न्यून होगा, न्यून होगा मतलब कि बहुत कम होगा, दूध का, लार का, खून का, या फिर अमाशय रस का। तो प्रमुख रूप से जो अमाशय रस होता है बच्चों इसका पीएच होता है 1.2 के बराबर लगभग। तो यहाँ पर सबसे कम इसी का पीएच होगा, अन्यथा सभी का पीएच ज़्यादा होगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातु के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट किस प्रकृति के होते हैं। तो धातु का ऑक्साइड हो, चाहे धातु का ऑक्साइड हो, या फिर धातु का कार्बोनेट हो, या फिर धातु के साथ बाइकार्बोनेट यानी SCO3 हो, तो प्रमुख रूप से जब भी ऑक्साइड हो, धातु का कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, वो हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ गया। लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का बच्चों, आयोडीन युक्त नमक है। आपको बताना है इनमें से कौन, चारों ऑप्शन में से आयोडीन युक्त नमक है, जो 2022 में यह प्रश्न पूछा हुआ है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रमुख रूप से जो आयोडीन युक्त नमक होते हैं बच्चों, जो हम लोग अभी भोजन में वर्तमान में प्रयोग करते हैं, उसमें रहता है सोडियम क्लोराइड NaCl, और उसमें रहता है पोटेशियम आयोडाइड, या उसमें पोटेशियम आयोडेट मिलाया जाता है। तो यहाँ पर पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों हो गया, इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो हमारा ये जो सेशन था 70 नंबर प्रश्न का, ये आपका यहाँ पर समाप्त होता है। काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग के बोर्ड परीक्षा के लिए था। यहाँ से 100% बच्चों आपको 5 से 6 प्रश्न अब 100% आपका मिल जाएगा।
जब भी बोर्ड परीक्षा में आप अंदर करेंगे, अपना सेंटर अंदर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको अपना माइंड में रखना है कि 5 प्रश्न मेरे जेब में है, मेरे पॉकेट में है। वो प्रश्न आपका कोई नहीं लेने वाला है। बस ये 70 प्रश्न को आपको अच्छी तरह से रिवीजन करके जाना है। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। चैनल में न्यू है तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा आप सबों से, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त यार को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग को वीडियोस थोड़ा सा भी लाइक अच्छा लग रहा है बच्चों, तो लाइक कीजिएगा। कहीं पर भी किसी प्रकार की डाउट है, किसी प्रकार का समस्या है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।